राजस्थान का एक ऐसा कानून जो बना तो था साल 1960 में, लेकिन आजकल चर्चा में ज्यादा बना हुआ है। ये कानून है राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों ये कानून आजकल चर्चा में बना हुआ है, आखिर जरूरत ही क्या थी जो इस कानून को पारित किया गया, और क्या होता है मृत्यु भोज, साथ ही ये क्यों जरूरी था, इस पर क्यों रोक लगाई गई, और इसे हम कैसे आगे सुधार सकते हैं, और ये क्या चलेगा, ये क्या बंद होगा, इन जैसे कई सवालों का हम जवाब जानेंगे। नमस्कार, मैं मनी और आप देख रहे हैं सूडो लिबरल की ये वीडियो। और वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक अपील, आप हमारी मेहनत को अपने सब्सक्राइब से प्रोत्साहित करें, क्योंकि सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेशन देता है और ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि मृत्यु भोज क्या है और क्यों जरूरी होता है मृत्यु। हिंदू समाज में जब किसी परिवार में मौत हो जाती है तो सभी परिजन शोक मनाते हैं। तत्पश्चात 13वीं का संस्कार होता है, जिसे एक जश्न का रूप दे दिया जाता है। इस दिन के संस्कार के अंतर्गत सबसे पहले कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में कई जगह पे कुछ और नाम से बुलाया जाता है, लेकिन राजस्थान में से जीमना, हरियाणा में भी जीमना कहा जाता है, कई जगह संपीड़न भी कहते हैं। अब आपके लोकल नेटिव लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, नीचे कमेंट डाउन करके मुझे ही बता सकते हो। उसके बाद पंडितों द्वारा बताई गई वस्तुओं को मृतक की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणों को दान में दी जाती है। उसके बाद सभी आगंतुक, रिश्तेदार, मित्र एवं मोहल्ले के सभी आस पड़ोसी को मृत्यु भोज के रूप में दावत दी जाती है। हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे गरुड़ पुराण, पितृ संहिता, वेदों में अनेक जगह पे यह वर्णन है कि मृत्यु पानी दिए गए भोजन का अंश मात्र, यानी कि आप जो भोजन ब्राह्मणों को कराओगे या अपने रिश्तेदारों को कराओगे, उसका भाव स्वरूप विद्यमान यानी कि थोड़ा सा अंश वो भी ग्रहण करते हैं। भारतीय वैदिक परंपरा में 16 संस्कारों में मृत्यु यानी अंतिम संस्कार भी शामिल है। इसके अंतर्गत मृतक के अग्नि या अंतिम संस्कार के साथ कपाल क्रिया, पिंडदान आदि किया जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार 3 या 4 दिन बाद शमशान से मृतक की अस्थियों का संचय किया जाता है। 7वें 8वें दिन इन अस्थियों को गंगा, नर्मदा या अन्य पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है। 10वें दिन घर की सफाई या लिपाई पुताई की जाती है। इसे 10 ग्रात के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 11 ग्रात को पीपल के वृक्ष के नीचे पूजन, पिंडदान व महापात्र आदि को दान किया जाता है। आप लोगों ने भी कई जगह कर्मों में ये चीज देखी होगी। साथ ही 12 गात्र को गंगाजलि पूजन होता है, यानी कि गंगा के पवित्र जल को घर में छिड़का जाता है। अगले दिन त्रयोदशी, जिसे 13वीं भी कहा जाता है, पर 13 ब्राह्मणों को, साथ ही अपने पूज्यजन, रिश्तेदार आदि समाज के जितने भी जाने परमाने लोग हैं, उन सबको सामूहिक रूप से भोजन कराया जाता है। इसे ही मृत्यु भोज का नाम दिया गया है। अब ये इतना खर्चीला हो चुका आज के समय में, इसे करने के चक्कर में कई परिवार जो पहले से गरीब हैं, उनके ऊपर कर्ज का बोझ और बढ़ जा रहा है और वो कई हद तक कर्ज में डूब जाते हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार मृतक के घर पे आज भी लोग कपड़े आदि लेके जाते हैं। आप लोग भी कभी ना कभी गए होंगे। इसका दायरा पहले और भी व्यापक था, यानी कि परिचित व रिश्तेदार क्षमता अनुसार अपने घर से अनाज, राशन, फल, सब्जी, दूध वगैरह लेके जाते थे। लोगों द्वारा लाई गई वस्तुओं को लोगों के द्वारा ही बना के समाज के प्रबुद्ध जनों, यानी कि ब्राह्मण और भी जो आसपास के समाज के लोग हैं, उन सबको मृत्यु भोज के नाम पे दिया जाता था। लेकिन आज के इस समय में क्या होता है कि जिस व्यक्ति के घर में, यानी कि जिसके घर में कोई मौत हुई है, वो जब मृत्यु भोज करते हैं तो वो उसको और बृहद रूप में करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम आगे जानेंगे, जिसके कारण वो कर्ज में जाता है। अब एक बात यहाँ समझने वाली बात ये है कि श्राद्ध के द्वारा ही हमारे पितरों को भोजन मिलता है। धर्मों में तो यही लिखा हुआ है। विरोध करने वालों ने कितने शास्त्र पढ़े हैं जो श्राद्ध शास्त्र ग्रंथों में नहीं है, यह कहकर विरोध करते हैं। तो उन्हें बता दूं कि श्राद्ध 16 संस्कारों में नहीं है, ना ही 17वां संस्कार है। तो आप सोचो कि अगर ये संस्कार में ही नहीं है तो जरूरी क्यों है। तो आइए थोड़ा सा इसे भी जानें। 18 महापुराणों में जीवन और मृत्यु से संबंधित सारी बातें गरुड़ पुराण में बताई गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी जातक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा तब तक उस घर में वास करती है जब तक उसका 13वीं का कार्यक्रम ना हो। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी जातक की मृत्यु के बाद 13वीं ना कराई जाए तो उसकी आत्मा पिशाच बन के भटकती है इधर उधर। इसीलिए किसी भी जातक की मृत्यु के बाद 13वीं कराना बेहद ही जरूरी होता है। अब जरा ये जान लेते हैं कि राजस्थान में जो कानून लागू हुआ था, यानी कि राजस्थान में कानून लागू हुआ था 1960 में, जिसका नाम था मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1960। ये क्या कहता है मृत्यु भोज के बारे में और इस कानून में क्या क्या, जैसा कि हर एक एक्ट के पीछे उसका साल लगा होता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि ये एक्ट कब लागू हुआ था। तो वैसे इस एक्ट को 6 दशक पहले ही लागू कर दिया गया था। इसका ज्यादा उपयोग आपको कोरोना टाइम में दिखा होगा, जब सरकार उस वक्त की लाचारी ऐसी थी कि ज्यादा गैदरिंग ना हो, उसके लिए मृत्यु भोज के नियम को और भी ज्यादा सख्ती से पालन करें। इसके अंतर्गत ये है कि अगर कहीं पे कोई मृत्यु भोज कर रहा है तो उसकी सूचना जिला प्रशासनिक अधिकारी, उपखंड अधिकारी, आसपास के जैसे हमारे पुलिस स्टेशन है या गांव का सरपंच है, इन सबको बता के आप
उसे रुकवा सकते हो, और साथ के साथ जो करवा रहा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करवा सकते हो। साथ ही इसमें दंड का प्रावधान है। इस अधिनियम की धारा 3 में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति मृत्यु भोज ना तो आयोजित करेगा, ना ही कहीं पर मृत्यु भोज हो रही है तो वहां पे खाने जाएगा। साथ ही इसके अधिनियम की धारा 4 में भी लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति मृत्यु भोज करेगा तथा करने के लिए उकसाएगा, सहायता करेगा, उसको 1 वर्ष का कारागार या 10,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। यानी कि अगर आप मृत्यु भोज कर रहे हो या आपने अपने किसी रिलेटिव को मृत्यु भोज करने के लिए कहा, यानी कि उकसाया, इतना ही नहीं, अगर आप उसे की सहायता करते हो, जैसे आर्थिक सहायता होगी, आपने उसको पैसे दिए, या उसमें आप शारीरिक सहायता होगी, यानी आपने उसमें हेल्प करी, तो उस व्यक्ति के साथ साथ, यानी कि जो मृत्यु भोज करवा रहा, जिसके घर में मौत हुई है और वो श्राद्ध कर्म करवा रहा, उसके साथ साथ आपको भी 1 साल का कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना, अन्यथा दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसे रोकने के लिए एक प्रावधान ये भी है, अगर किसी गांव के किसी व्यक्ति, यानी कि कोई पंच हो, सरपंच हो, पटवारी हो, ग्राम का सेवक हो, यानी कोई भी कॉमन इंसान हो, उसको मृत्यु भोज के बारे में पता है कि यहाँ पे मृत्यु भोज का आयोजन हो रहा, तो इसकी सूचना लेके मजिस्ट्रेट, उपखंड अधिकारी, पुलिस अधिकारी वहां उसके पास पहुंचता है और उससे स्टे लेके उसको तुरंत रुकवा सकता है, एवं जो सामान वगैरह वहां पे है उसे जब्त करवा सकता है, साथ ही दूसरे व्यक्ति को सजा दिलवा सकता है। अब इससे क्या होता है कि मान लो किसी इंसान ने अपने घर पे, अब ये सदियों से चलने वाली रीति है, वो अपने घर पे श्राद्ध कर्म करवा रहा है और वहां पे मृत्यु भोज भी करवा रहा है वो। अब उसी का कोई एक पड़ोसी है, वो उस पहुंच जाता है वहां पे और वो स्टे लेके आता है। पता तो वैसे आज निकल तो पता लग ही जाता है। इससे क्या होगा, समाज में जो उनकी आपसी जो भाईचारा, आपसी जो एक समाज का जो ढांचा है, बुनियादी ढांचा है, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो। अभी आपने जाना इस कानून के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अब जरा ये जानते हैं कि इस कानून को लाने की जरूरत क्यों पड़ी होगी। मृत्यु भोज का मुद्दा ऐसा नहीं कि आजकल का मुद्दा है, लेकिन कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे ज्यादा छाया हुआ है। इसका कारण था कि ट्विटर पे कहीं से एक पोस्ट वायरल होती है, जिसपे लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट करा, और ये फिर ब्राह्मण वर्सेज अपर कास्ट वर्सेज लोअर कास्ट का मुद्दा बनता चला। अब इसको लेके कई तरह के तर्क हैं, कई तरह के तर्क हैं, सबका अपना अपना मानना है। कई विद्वानों का मानना है कि यह एक सामाजिक बुराई है, इसे बंद किया जाना चाहिए। अगर हालातों पर नजर डालें तो आज वाकई में यह बुराई बन चुका है। जो चीज गलत हो रखी है उसे बोलने में हमें क्या तकलीफ है। अपने को खोने का दुख, ऊपर से 13वीं का भारी भरकम खर्च किसी भी इंसान के लिए भारी पड़ता है। एक तो उसके घर पे किसी की मौत हो गई हो, ऊपर से उसे 13वीं करवाना पड़ रहा हो, वो भी इतने भारी खर्चे के साथ। तो एक बात ये बता दूं, ये सिर्फ लोक दिखावा या लोक बहकावे में आके ही की जाती है। जैसे कई लोग दिखावे में ये सोच के करते हैं कि यार उस फलाने के घर पे ना कुछ हुआ था, यानी जब उसने मृत्यु भोज करा था तो कम से कम उसने 5 गांव के लोगों को खिलाया था। तो यार मैं उससे कम थोड़ी हूँ, कम से कम 7 या 9 गांव के लोगों को खिलाऊंगा, ताकि लोगों को भी पता चले कि मैंने उनसे बड़ा करा है। इस कारण से कई परिवार कर्ज के बोझ के तले दब जाते हैं। हालांकि सभी के मन में होती है कि यार हम अपने काम को अच्छे से करें, लेकिन इस काम को आप छोटे तरीके से भी, जैसे कि कहा जा रहा है कि आप यथाशक्ति तथा भक्ति होती है, आपकी जितनी कैपेसिटी आप उस हिसाब से काम कर सकते हो, लेकिन नहीं दिखावा करना होता है। हालांकि ये जो समाज में हो रहा है इसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं। मृत्यु भोज के पीछे के कारण तो कहीं और ही हैं, जो काफी मनोवैज्ञानिक है। वास्तव में ये एक अनूठी व्यवस्था है जिसे दिखावे के चक्कर में हमने ही विकृत कर डाला है। इसमें ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे और ये मानने पे बाध्य होंगे कि ये व्यवस्था ही सही थी और हमने इसे कितना खराब किया है। हालांकि मैं सारी बातों तो आपको नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन आप अगर इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो अपने गांव के जो बौद्धिक विचारधारा के लोग हैं या जो इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, आप उनसे बात करें, वो आपको पूरे रेफरेंस के साथ समझाएंगे कि कौन से ग्रंथों में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम और साथ ही इसका साइंटिफिक जो है वो कारण क्या है जो हम इस काम को करते। वक्त के साथ साथ इसमें कई सारी मूल विकृतियाँ आएंगी, बस इसे दूर करके हम इसे मूल स्वरूप में से वापस से स्थापित कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे बंद ही कर दिया जाना चाहिए या जो करना चाहते हैं उन्हें भी करने से रोका जाना चाहिए। यहाँ पे एक बात और भी आती है कि मान लो कोई इंसान नहीं करना चाहता तो ठीक है, उसकी मर्जी है, वो ना करे, लेकिन जो करना चाहता है आप उसे कैसे रोक लोगे? उसे तो नहीं रोका जाना चाहिए ना। कोई इंसान अपने धर्म के अनुसार काम करना चाह रहा है, धार्मिक आजादी तो सभी को है, आप उसे कैसे रोक सकते हो? जो नहीं करना चाहता उसके लिए तो कोई बात नहीं, उसे ना करने दो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। इसी के साथ मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे इस चैनल सूडो लिबरल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की रिलीज होती नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।